22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। खबरों की शुरुआत करेंगे। करनाल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करोड़ों की सौगात दी है। कैथल और इंद्री रोड परियोजना का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। करीब 225 करोड़ रुपए की लागत से ये 4 लेन सड़कें तैयार की गई हैं। दोनों सड़कों को 4 लेन होने से यात्रियों को आने जाने में खासी आसानी होगी। दिवसीय मेरे करनाल के दौरे में मैंने 12 प्रोजेक्ट्स जो है उनका उद्घाटन किया है और लगभग 525 करोड़ रुपए का एक प्रकार से इस राशि के ये प्रोजेक्ट सारे जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं इनकी सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से विकास के कार्य न केवल करनाल में बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश में जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ ये सारे कार्यक्रम उद्घाटन के मेरे द्वारा किए जाते हैं। पिछले दिनों में कोविड में 2 बार मैंने ऑनलाइन ये उद्घाटन जो है हज़ारों करोड़ रुपए के 2 बार वहाँ से भी किए हैं। इसलिए विकास की गति कोविड के अंदर थोड़ी स्लो ज़रूर हुई थी लेकिन थमी नहीं थी। अब चूँकि कोविड से हम निजात पा रहे हैं और मुझे आशा है कि ये कोविड का जो सारा सिलसिला ये डाई डाउन हो जाएगा और बहुत जल्दी पूरी स्विंग से ये सारे काम जो रुके हुए भी होंगे, स्लो गति होगी, पूरे स्विंग से फिर दोबारा से। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पताल की 100 बेड की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य धीमी गति से चलने पर नाराजगी जताई। अनिल विज ने अधिकारियों को हर रोज फीडबैक देने के आदेश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो सके और साथ ही लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। हमारे माननीय गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी हॉस्पिटल आए और उन्होंने हमारे 100 बेड जो बिल्डिंग हमारी बन रही है तो उसका निरीक्षण किया और उसकी धीमी जो गति से वो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उसकी चिंता जाहिर की। और वो 77 करोड़ से लगभग 77 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बननी है और हमें हॉस्पिटल के प्रशासन को ये आदेश दिए हैं कि डेली रिपोर्टिंग उनको प्रस्तुत की जाए ताकि जल्दी से जल्दी ये बिल्डिंग का निर्माण हो सके और पब्लिक के काम आ सके। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने मेवात के हिंगनपुर गांव वो पहुंचे जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि गुजरात के बाद हरियाणा बिजली विभाग के मुनाफे के मामले में पूरे देश में नंबर 2 पर है। 380 करोड़ रुपए के लाभ से अब राज्य का बिजली विभाग 2000 करोड़ रुपए के मुनाफे तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि 15 व 16वें पायदान से हरियाणा 5वें और 6ठे पायदान पर आ गया है। बिजली मंत्री ने कहा कि 5485 गांव को जगमग योजना के तहत जोड़ा गया है। सोलर सिस्टम में 15% का लक्ष्य रखा गया था जो अब 40% तक पहुंच गया है। 6700 गांव में 5485 गांव हमारे जुड़ चुके हैं। सोलर में हमें 15 मेगावाट का टारगेट दिया गया था, हम 40 मेगावाट अब तक कर चुके हैं। ये कैबिनेट के फैसले होते हैं, मुख्यमंत्री जी के हो सकता है, मैं कहीं भी किसी स्टेज पे खड़ा होकर ये अनाउंस नहीं कर सकता। ये कैबिनेट के फैसले हैं। नारनौंद प्रकरण को लेकर हांसी लघु सचिवालय में किसानों का धरना लगातार जारी है। लगातार किसान ग्रामीण क्षेत्रों से हांसी पहुंच रहे हैं। प्रशासन और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई जिसके बाद किसानों की ओर से हांसी के लघु सचिवालय के सामने तंबू गाड़कर धरना देने का फैसला किया गया। साथ ही किसानों की ओर से यह ऐलान भी किया गया है कि नारनौंद थाने में चल रहे धरने को हांसी में मर्ज किया जाएगा। देर रात स्थानीय किसान नेता धरने पर डटे रहे। इस दौरान किसान सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमले के मामले में दर्ज केस रद्द करने की भी मांग की गई। इस मामले को लेकर धरना यहाँ पे एसपी ऑफिस के आगे दूसरा दिन है, लेकिन ये हमारा आज 5वां दिन हो गया है। 3 दिन हम वहाँ पे नारनौंद थाने में बैठे रहते दिन रात। हमारी मांगे सिर्फ यही है कि जो अपराधी है उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए। मंत्री की गाड़ी से जो इंसान उतरा था उसने हमारे किसान भाई कुलदीप पे हमला किया था। हमारे पास आई विटनेस है और आई विटनेस होते हुए भी उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं की जा रही है। क्या डॉक्टर की रिपोर्ट क्या है? डॉक्टरों की क्या रिपोर्ट है दिखाइए ना, कहाँ पे लिखा है? डॉक्टरों ने चोट उनके सिर में लगी है और तभी मेरा भाई बेहोश होकर नाले में गिरा है। उनके पास क्या सबूत है? उनके पास ये सबूत था कि शीशा किसानों ने तोड़ा। फिर किस आधार पे 2 किसानों को उठा के उन्होंने हिसार जेल में डाला था? प्रदेश में खाद की किल्लत के चलते किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है तो वहीं फतेहाबाद में DAP खाद की किल्लत के चलते किसान सड़कों पर उतरे। किसानों ने फतेहाबाद चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं किसानों का ये कहना है कि कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी DAP खाद नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले भी जाम लगाया गया था लेकिन पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा आश्वासन के बाद भी किसानों ने जाम यहाँ पर खोल दिया था।
आज डीएपी खाद को लेके जाम लगाया है। शनिवार को भी इसी चौक में जाम लगा था और पूरे खेतीबाड़ी के अधिकारी, डीडीए, तहसीलदार रतिया यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि आप हमारा सोमवार को रैक लगेगा भट्ठू में और मंगलवार को आपको सुबह खाद मिल जाएगी। अभी हमने पता किया है, तहसीलदार तो फोन ही नहीं उठा रहा और जो खेतीबाड़ी का अधिकारी है वो कह रहा है 4 बजे रैक लगेगा। दूसरी तरफ दुकानों पे गए हैं, उन्होंने वहाँ आदमी 15 और 500 की लिस्ट बना ली पहले ही। ये समझ नहीं आ रही, सबके स्पष्ट नजर आता है कि अधिकारी और ये कुछ दुकानदार भी इनके पास डीएपी खाद का लाइसेंस है, सीधी लूट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे किसानों के साथ शोषण कर रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। इस बात के लिए हम बैठे हैं कि इसकी जांच हो। जो ये लिस्टें बना रहे हैं, हमारी मांग है कि जो ट्रक आए खाद का मौके पे लिस्ट बने और मौके पे जो किसान हैं उनका लाइन लगवा के मौके पे उन्हीं को दी जाए। जो पहले लिस्टें बनाई जा रही हैं वो बोगस हैं, फर्जी हैं, वो मिली भगत के तहत बनाई जाए और उनको रिजेक्ट किया जाए। तो वहीं पराली को लेकर कैथल प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। पराली जलाने की सूचना पर जहां पर कैथल डीसी खुद खेतों में जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। जिले में 56 किसानों का चालान किया गया, 1,40,000 का जुर्माना भी लगाया गया। प्रशासन ने किसानों को चेतावनी दी है कि अगर पराली जलाई तो तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। सर्बिया में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक प्रतियोगिता हुई है, जिसमें भिवानी के लाल 20 वर्षीय आकाश राजपूत ने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत देश का ये 7वां मेडल है। भिवानी पहुंचने पर आकाश को सराखों पर बैठाकर भव्य स्वागत किया गया। आकाश राजपूत 2016 के ओलंपिक विजेता रहे हैं। करीब 1 महीने में आकाश की ये दूसरी बड़ी जीत है और इससे पहले 21 सितंबर को आकाश ने कर्नाटक में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग सर्विसेज टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था। पर आकाश जब गोल्ड लेकर घर पहुंचा तो उसकी बीमार मां का निधन हो चुका था। आकाश ने ये गोल्ड अपनी मां को समर्पित किया और फिर बिना निराश हुए मेहनत करने लगा और अब ये कांस्य पदक हासिल किया। तो आज इतनी है कि बहुत ज़्यादा है, शब्दों में बयान ना करने वाली है और उम्मीद है कि इसी तरह चलता हुआ देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीते, कॉमनवेल्थ में, रशियन, तीनों में गोल्ड जीते, तब हमारे को ये लगेगा हमारा सपना पूरा। हाल ही में सर्विस गेम में भी इन्होंने मेडल जीता। हाँ, नेशनल थे सर्विसेज की, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था और अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, इसमें भी इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। काफ़ी कड़ा मुकाबला था, अच्छी मेहनत की है और मैं इसकी कामयाबी की सारी संजय कोच साहब को श्रेय उन्हीं को देता हूँ, क्योंकि उन्हीं ने इनको सिखाया, उन्होंने ये मार्गदर्शन किया इनका, तो बधाई के पात्र। लगता है कि ओलंपिक तक जा पाए। बहुत खुशी की बात है जी, हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप का 7वां मेडल जो कि हमारे भिवानी से और हमारे एकेडमी से ही आया है और जो कि 7वां वर्ल्ड मेडल है ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो कि बेलग्रेड में अभी आयोजित हुई थी और बहुत उम्मीद है आकाश से कि आगे जाके बड़ा अच्छा करेगा और देश के लिए बर्ताव सिखा रहा है। साथ खेलने वाला खिलाड़ी इतने ऊंचे मुकाम पर जाता है तो जी देखिए, बहुत खुशी मिलती है, सीनियर से देख के ही हमें प्रेरणा मिलती है कि इतने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, पहले भी भिवानी के इतने अच्छे बॉक्सर जो कि निकले, उन्हें देख कर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी जो जूनियर बच्चे देख के काफ़ी प्रेरित होंगे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल और भिवानी का इसी तरह नाम आगे बढ़ता रहेगा। बरगाड़ी बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी ने रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम से करीब 9 घंटे तक लगातार पूछताछ की। इस दौरान जेल परिसर में सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध भी किए गए। साथ ही एसआईटी टीम के साथ परिसर में पहुंची कुछ गाड़ियों को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल भी की। जेल में पहुंचने के बाद एसआईटी ने कागजी कार्रवाई की और वकीलों के सामने बाबा राम रहीम से बेअदबी मामले में कई सवाल भी पूछे। बताया जा रहा है कि बाबा ने पूछताछ के दौरान कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया। मामले में एसआईटी ने बाबा के लिखित में भी बयान दर्ज किए। एसआईटी 40 सवालों की सूची लेकर अपने साथ पहुंची थी और जवाबों को लेकर काफी बहस भी हुई। बाद में राम रहीम के बयान दर्ज किए गए। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान राम रहीम के वकील भी वहां पर मौजूद रहे।
फुलेरा रेल मार्ग पर रेवाड़ी खोरी स्टेशन के बीच असामाजिक तत्वों ने रेल लाइन के बीचों बीच गार्डर रख दिया। मालगाड़ी के लोको पायलट को ट्रैक पर गार्डर रखा नजर आने के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इंजन को रोकना पड़ा, जिससे कि बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारियों के साथ जीआरपी पुलिस वहां पर पहुंची। फिलहाल घटना के संबंध में केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। खबर सोनीपत से है। यहां पर ग्रामीण स्तर पर लोगों के बिल जमा कराने के लिए एजेंसी को टेंडर दिया गया था। एजेंसी के कार्य में खामियां लगातार मिल रही हैं। हालात ये हैं कि जिन लोगों ने बिल भर दिया है, ताजा आए हुए बिल में बढ़े हुए बिल को दोबारा जोड़कर भेजा गया है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार विभाग के चक्कर काट रहे हैं और विभाग के लोग लोगों के काम को तवज्जो नहीं दे रहे, जिसके कारण लोग परेशान हैं। तो वहीं बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा कि जिन गांव में समस्या है वहां पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और डबल बिल ऑन के पीछे एजेंसी द्वारा लोगों की पेमेंट को अपडेट नहीं किया गया, जिसमें जल्द ही सुधार किया जा रहा है। पासली बरिया मैंने बिल 5280 रुपये भरा था, तो उसमें से बिल ना भरता और गुलाबी बिल भेज दिया है और बैलेंस नहीं दिखाया है और अब की बार 6490 रुपये भेजे हैं। इसमें जुड़ के आया है, क्योंकि जो बिल नहीं भरते तो गुलाबी बिल आता है, तो जो बिल भरते नीला आता है जी। आज हमें कुछ ऐसी कंप्लेंट्स मिली हैं जिनमें लोगों ने बिल भर रखा है पर उनके बिलों में जो अमाउंट है वो लग के आई हुई है। हमने उनको चेक करा तो हमने ई-पे कंपनी को टेंडर दे रखा था कैश कलेक्शन का, तो उन्होंने उनके सिस्टम में कुछ उन्होंने अपडेट नहीं करा, जिसकी वजह से वो बिल लग के आ गए हैं। जैसे ही कंज्यूमर हमारे पास आ रहा है, हम उनके वो पैसे लेस करके उनसे एक्चुअल बिल, उनकी कंजप्शन का जो बिल है वो हम पे करवा रहे हैं। सबका लेस करके बिल भरवा रहे हैं, किसी को मतलब मना नहीं कर रहे और किसी से कोई सरचार्ज नहीं ले रहे। कंज्यूमर का कोई लॉस नहीं हो रहा है इसमें, हम उनसे पे करवा रहे हैं जो उनका एक्चुअल बिल बनता है। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लगातार हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण को कम करने के नाम पर केवल कागजों में ही अभी तक कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद का AQI इंडेक्स 400 से भी ऊपर रोजाना दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में किस तरीके की तैयारी नगर निगम की तरफ से की गई है, इसको लेकर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने कहा कि सड़कों पर उड़ती धूल और पेड़ों पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की गई है, जिसमें दमकल की गाड़ियों को भी लगाया गया है। इसके अलावा कई तरीके के इंतजाम फरीदाबाद में प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। कौन से हैं खास इंतजाम, इस रिपोर्ट में देखिए। फरीदाबाद का प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और दीपावली के बाद में उसमें अभी भी कोई कमी नहीं है और ऐसे में जब 15 अक्टूबर से ग्रेप लागू हो गया हो और तब भी कोई इंतजामात फरीदाबाद में नहीं दिखते हों, उसको लेकर किस तरह के इंतजामात अब तक हुए थे या नहीं हुए हैं, उनको लेकर हमारे साथ में निगम कमिश्नर हैं यशपाल यादव जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, चूँकि आप पर जिम्मेदारी है पॉल्यूशन लेवल को कम करने की शहर में, लेकिन अभी कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है। 400 से ऊपर AQI लेवल अभी भी शहर का है, लोगों की सांसें घुट रही हैं। देखिए, हमारी तरफ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए वो हम पिछले लगभग 2.5 से 3 महीने के दौरान उसकी तैयारियां कर रहे थे। चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोगों को वार्ड कमेटीज़ के माध्यम से इस काम के अंदर इन्वॉल्व करने की बात हो, चाहे इसके लिए स्पेशल स्क्वाड्स बनाने की बात हो, उनकी ट्रेनिंग करवाने की बात हो और उनको चालान ऐप के माध्यम से पारंगत करने की बात हो, ये सारी चीज़ें हमने की हैं। बड़े लेवल के ऊपर IEC एक्टिविटी चलाकर लोगों को हमने जागरूक करने का काम किया है और अब जब ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से हम कर चुके हैं तो 2 दिन बाद हम चालानिंग का काम लोगों का शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरह के गार्बेज बर्निंग में अगर कोई इन्वॉल्व है और कंस्ट्रक्शन करते वक्त अगर बिल्डिंग मटेरियल को खुला रखकर पॉल्यूशन फैलाने में अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो इससे बचे, अदरवाइज़ हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने जा रहे हैं। जहाँ तक ग्रैब की बात है, ग्रैब के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मे जितनी भी बातें आई हैं, जितने भी काम आए हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी हमने काम करना शुरू कर दिया है। 6 मशीनों के माध्यम से मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग हम लगातार कर रहे हैं। 25 वाटर टैंकर्स के माध्यम से वाटर स्प्रिंकलिंग चल रही है। 10 टैंकर इसके अंदर और हम जोड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो 6 हमारे पास में जो दवाई स्प्रिंकलिंग की मशीनें हैं उनको भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास में
फायर ब्रिगेड की मशीन्स हैं, उसमें से कुछ मशीनों को इस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हमारा जितना भी गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम था, चाहे वो कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट है, चाहे वो MSW है, उसके लिए किचन वेस्ट के लिए लगभग 110 व्हीकल्स हमने नए ऐड किए हैं, 90 व्हीकल और आने हैं। तो 200 व्हीकल्स के साथ में हम हर रोज़ हर घर तक पहुंचेंगे, ताकि गार्बेज लोगों को सार्वजनिक स्थान पर डालने की ज़रूरत ना पड़े और वो जलाया ना जाए। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट प्लांट हमारा अगले कुछ दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा और हम हर घर से कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, उसको रिसाइकल और रीयूज़ करेंगे। रोड के ऊपर जितनी भी डस्ट पड़ी हुई है उसको रिमूव करने की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लगातार उनकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर रहा है और आम लोगों से भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं लगभग 3 महीने से कि उनको भी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी चाहिए, ताकि मिलकर हम पॉल्यूशन लेवल को कम कर सकें। और विशेष तौर पर जो गार्बेज बर्निंग है, या लोग चूल्हा जलाते हैं, या लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल को खुला डाल के उसमें से पॉल्यूशन करते हैं, उन सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। सर, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आप जिम्मेदारी किसकी बड़ी है, आम लोगों की या जो निगम एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी जवाबदेही भी है? क्या लेवल कुछ कम हुआ है क्या? कुछ जिस तरह आपने, चूँकि आप बयानों में कह रहे हैं, कागज़ों में बहुत लंबे चौड़े काम हो रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर नहीं दिख रहे हैं सर वो। देखिए, हर चीज़ की जिम्मेदारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं उसके लिए हमने स्पेसिफिक ऑफिसर्स और बाकी टीम्स तैयार की हैं, उनको ट्रेनिंग दी है, उनसे हम काम ये करवा रहे हैं। अगर उसमें वो किसी भी तरह की कोताही बरतते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इन सब एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए भी सिस्टम्स तैयार किए गए हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर रहे हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर रहे, और अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी तरफ लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं कि वो इन सब चीज़ों को मानें, और अगर वो नहीं मानते हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। तो हमने 3 महीने तक लगातार लोगों को इस बारे में जागरूक किया है, और हम चाहते हैं कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे जिससे पोल्यूशन फैलता है। तो ये ना केवल नगर निगम और बाकी सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है, बल्कि समाज के सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इसको मिलकर हम लड़ें और इसे दूर करें। सर, आखिरी सवाल ये है कि ऑक्सीजन लोगों को कब तक साफ मिल सकती है? चूँकि AQI लेवल 400 से ऊपर है, ये कब किस तरह से कर सकते हैं? कितने दिन इसमें लग सकते हैं कि वो लेवल नीचे आ जाए और एक आम आदमी को राहत मिल जाए? ये हम जो कार्रवाई यहाँ पे कर रहे हैं उससे इसमें निश्चित तौर पर राहत मिलेगी, लेकिन हमें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि हम NCR का अहम हिस्सा हैं, और अगर एयर पोल्यूशन किसी भी तरह से होता है तो वो हम तक भी आता है। तो हम अलग अलग चैम्बर्स में नहीं बैठे हुए, हम सब लोग एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं, और अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम रहती है तो उसका इम्पैक्ट हम तक भी आएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से जितनी चीज़ें करनी चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ आने वाले दिनों के अंदर राहत महसूस करेंगे। ये थे हमारे साथ में निगम कमिश्नर यशपाल यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले दिनों में पॉल्यूशन लेवल फरीदाबाद का कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये भी बात सच है कि पॉल्यूटेड अगर एयर फरीदाबाद की तरफ आती है तो उन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, चूँकि दिल्ली NCR का हिस्सा फरीदाबाद है। तो ऐसे में कई बार जो दूसरी जगह से जो हवाएँ आती हैं पराली जलाने की, चाहे बाकी के पॉल्यूशन को, तो इसकी भी एक वजह पॉल्यूशन बढ़ने की फरीदाबाद में है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। सिरसा जिले में पिछले काफी समय से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक सिरसा जिले में डेंगू के 639 मरीज मिल भी चुके हैं। सोमवार को ही सिरसा जिले में डेंगू के 20 मरीज मिले थे। सिरसा के नागरिक अस्पताल में अब 23 डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिले में बढ़ते डेंगू के मामलों से स्वास्थ्य विभाग भी अब हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने नागरिक अस्पताल का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, ये तस्वीरें निरीक्षण के दौरान की दिखा रहे हैं। सिरसा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए। लोक आस्था का महापर्व छठ हरियाणा के भी कई जिलों में मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर जहां पर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। छठ उत्तर भारत का सबसे खास पर्व माना जाता है, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है। और सबसे खास बात ये कि इस पर्व में अस्त सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर चढ़ते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में खास इंतजाम न होने से श्रद्धालुओं में खासा रोष देखने को मिला।
शुरू हो चुका है। इस समय हम यमुना नहर के घाट पर पहुंचे हैं। मैं अपने साथी कहूँगा कि दिखाए किस तरह की यहाँ गंदगी है, क्या प्रशासन की तैयारियां हैं। हालांकि साफ़ सफाई तो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जो घास उगा हुआ था किनारे पर नहर का उसको काटा गया है, लेकिन यदि बात करते हैं तो घाट की, क्योंकि घाट से यमुना काफ़ी अंदर बहती है तो अंदर काफ़ी गंदगी। यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचे हैं आज आकर, क्योंकि वो अपना घर बना रहे हैं, फिर इसमें क्योंकि 10 तारीख को पूजा करने हैं, 10 तारीख को यहाँ पर जो डूबते सूरज को अर्घ देना है, उस के बाद जो 11 तारीख है सुबह 3 बजे उठकर जो महिलाएं हैं पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देती। कहा जाता है कि जो छठ मैया की पूजा करने से जो भी मनोकामना है पूरी की जाती है। हालांकि अभी 2 दिन बीच में हैं, इसलिए सभी या जो यहाँ के इलाकावासी वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉपर सफाई हो जाए ताकि महिलाएं जाएं तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। उनका यही कहना है कि यदि वो पानी में जाएंगे तो उनके रास्ता नहीं है, कंकर है जो चुभेगा, और प्रशासन जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था करे। यहाँ पर जिस तरह से गंदगी का आलम है उससे निजात मिले। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। परिवार के साथ छठ का त्योहार मनाने के लिए निकले प्रवासी लोगों की भीड़ पलवल रेलवे काउंटर पर टिकट के लिए दिखाई दी। टिकट लेने आए प्रवासी लोगों का ये कहना है कि सभी प्रवासी छठ का त्योहार अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर भीड़ और लंबी लाइनें हैं। छठ के दिनों में रेलवे को भी टिकट काउंटर बढ़ाने चाहिए थे, जिससे कि लोगों को टिकट आसानी से मिल जाती। अब टिकट लेने के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइन में लगी प्रवासी महिला ने बताया कि उन्हें तत्काल में टिकट चाहिए थी और इसके लिए वो सुबह से ही लाइन में लगी हुई थी। 3 घंटे बीत जाने के बाद भी टिकट नहीं मिला। उन्हें वहां से निराश होकर बिना टिकट के ही वापस लौटना पड़ा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।